हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हो। 25 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। आई एम प्रोफेसर भूपेश दरियानी, जो केमिस्ट्री में आपकी हेल्प करने वाला है। आपके सारे ही केमिस्ट्री के टॉपिक्स को मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा और इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री में एक नंबर भी काटना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम प्रोफेसर भूपेश दरियानी फ्रॉम द कीन यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम हैविंग द ग्रेट एक्सपीरियंस इन द एटेक जाइंट्स एज वेल फॉर केमिस्ट्री। तो आपके 10th क्लास के एग्जाम्स को निकालने में चलो आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 1 का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वो है आयनिक कंपाउंड्स। कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है और आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला जो है उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बेसिकली क्लास नंबर 9 में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, बट इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आपको याद नहीं है, और इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आपने साल भर स्टडी नहीं भी की है। तो मैं आपको आज फिर से पढ़ा देने वाला हूँ आयनिक कंपाउंड्स। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लो, क्योंकि एग्जाम में तुम नहीं चाहोगे उनके भी मार्क्स खराब आए और तुम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाओ। ओके, सो प्लीज शेयर दिस चैनल। चलो शुरू करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? आयनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि ये जो एटम्स होते हैं ये आखिरकार कंबाइन करते ही क्यों हैं। चुपचाप रेस्ट करो। क्यों कंबाइन करना है भाई, इस चीज का रीजन आपको पता होना बेहद और बहुत जरूरी होता है। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम की। ओके, सोडियम का एटम कंबाइन आखिरकार करना क्यों चाहता है? आखिर इसको किस चीज की कमी है? इंसान हो या एटम, सब स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं बेटा। सोडियम भी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है। सोडियम के बारे में थोड़ी डिटेल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो तो होता है 11। ओके, ये कंबाइन करना क्यों चाहता है, इसका राज छुपा है इसके स्ट्रक्चर में। तो चलो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए कि सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है कैसा। हमें पता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये रहा सोडियम का न्यूक्लियस, जिसके अंदर 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। सर कैसे पता कि 11 ही प्रोटॉन है? देखो बेटा, एटॉमिक नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, वो इक्वल होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक एटम की सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। एग्जांपल के तौर पर चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने आपको मिलेंगे प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में? आंसर है 8। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ सर? 8। ओके, और एक एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी मैं बात करूं कि सोडियम के पास कितने हैं भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में, तो आंसर होगा 11। तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास बैठे हुए हैं? नहीं। नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरीके से हमारे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और उस रिवोल्यूशन वाले पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ORBIT, ऑर्बिट। और हर ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है बेटा। सर क्या मतलब? चलो बेटा, तुम्हारी टेबल पर रख दिया मैंने 10 पिज्जा, खा लोगे? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्पेस ही नहीं है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे इन ऑर्बिट्स की भी एक सर्टेन लिमिट होती है, स्पेस होती है। पहली ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने सोडियम भैया के पास? 11 हैं सर। तो 11 में से 2 तो हमने यहाँ डाल दिए। पहली ऑर्बिट को हम कहते हैं के, उसके बाद एल, उसके बाद एम। सर ये के एल एम इनके नाम किसने असाइन करे? आंसर वही है जिन्होंने हमें इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सर नील्स बोहर। उन्होंने कहा पहली एनर्जी शेल को के कह दो, उसके बाद के अल्फाबेट तो आपको आते हैं, के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। ओके, पहली एनर्जी शेल की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है बच्चों वो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से 2 तो सर हमने पहली एनर्जी शेल में डाल दिए। ओके, बचे कितने? 11 माइनस 2 सर 9। तो सेकेंड एनर्जी शेल में हम डालते हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 9 क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि दूसरी एनर्जी शेल की भी कैपेसिटी है जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट एनर्जी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो सेकेंड एनर्जी शेल की भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो है पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, थर्ड एनर्जी शेल की अगर मैं बच्चों बात करूं तो उसकी कैपेसिटी भी 8 इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। वो भी नील्स बोहर ने ही दिया था। तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फर्स्ट में हमने डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमने डाल दिया 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना सर? 1 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं थर्ड एनर्जी शेल में जो है एम।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा अमंग द वेरियस एनर्जी शेल इन एन एटम, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट मी राइट ओवर हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब देखो फर्स्ट एनर्जी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी सर? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी शेल कंप्लीट। सेकंड एनर्जी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी सर? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड एनर्जी शेल भी कंप्लीट। थर्ड एनर्जी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सर? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने बताया था अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। पर थर्ड एनर्जी शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? जस्ट वन, यानी कि ये एनर्जी शेल क्या है? इनकम्प्लीट है। और यही इनकम्प्लीट एनर्जी शेल रीजन बनेगी कि सोडियम कंबाइन करेगा। मान लो बेटा आपके पास एक कार है जिसमें यूजुअली 4 टायर्स होते हैं, एक टायर किसी ने निकाल दिया, क्या आपकी कार स्टेबली मूव करेगी? आंसर है नहीं। तो ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए बट नहीं है, वो क्या कहेगा? अनस्टेबल। जिस तरीके से 3 टायर वाली आपकी कार कहलाएगी अनस्टेबल, उसी तरीके से सोडियम का एटम क्या होता है सर? ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। बट क्यों ढूंढेगा? उसका रीजन कार से ही रिलेट करो। 3 टायर वाली कार चला पाओगे? नहीं सर, हम एक टायर ढूंढेंगे। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे जिस तरीके से 3 टायर वाली कार रोड पे स्मूथली नहीं चल सकती, एक इनकम्प्लीट एनर्जी शेल वाला ये जो सोडियम एटम है, ये स्टेबल कैसे होगा? ये अनस्टेबल है। तो जिस तरीके से आप अपनी कार के लिए टायर ढूंढोगे, सोडियम भी क्या ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। तो ये है रीजन हर एटम के पीछे का कि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज करने होते हैं। ओके, ये तो थी सोडियम की कहानी। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल, सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है सर? देना है। एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना है। थर्ड एनर्जी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया तो क्या होगा? फर्स्ट एनर्जी शेल कंप्लीट, सेकंड एनर्जी शेल भी कंप्लीट, सोडियम हो जाएंगे भैया स्टेबल। ओके, इस तरह के भी आइटम आएंगे हमारे केस में जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, भीख मांगनी होती है। ओके, सोडियम यहाँ पर दानी महात्मा है, उसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ऐसा भी एटम है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसे इलेक्ट्रॉन की भूख है, वो है केस ऑफ क्लोरीन। वैसे वेरियस केसेस, इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। क्लोरीन के केस को स्टडी करते हैं। क्लोरीन की अगर बच्चों में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? थिंक अबाउट इट। सबसे पहली चीज मेरी एक टिप याद रख लो, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20 के एलिमेंट्स को याद कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी के एलिमेंट्स को भी हम याद करेंगे बट फॉर क्लास 11th एंड 12th। ओके, अभी 10th की एग्जाम आ रही है, 3 दिन बाकी हैं, तो अभी उस पर फोकस कर लो, ठीक है। सोडियम सॉरी क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 पे 17। तो इसके कितने प्रोटॉन्स होंगे सर? एज यू टोल्ड अस, एटॉमिक नंबर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जेड से, वो इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो सर 17 प्रोटॉन, और 17 प्रोटॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में सर? वो भी 17 होंगे। इसके स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी करते हैं। एटम के सेंटर में क्या होता है? फिर से मैं पूछता हूँ सर, एटम के सेंटर में होती है न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है भैया इसके पास? 17 प्रोटॉन है। तो चलो 17 प्रोटॉन में डाल देता हूँ। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कहाँ होंगे ये हमारे छोटे से मजदूर इलेक्ट्रॉन? सर जिस तरीके से आपने बताया, सन के अराउंड हमारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट को बोलते हैं हम, इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। उसी तरीके से एटम के अंदर भी ऑर्बिट होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला ऑर्बिट जिसे हम कहेंगे के, अगले को कहेंगे एल, फिर एम एंड सो ऑन। तो ये रही हमारी ऑर्बिट्स फॉर द केस ऑफ क्लोरीन। तो ये रहा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हाफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल नहीं किए। अब चलो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 17। 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। इन 17 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ओके, पहली एनर्जी शेल के अंदर जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑर्बिट भी, कितने इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम डाल सकता हूँ? आंसर है 2। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, कैपेसिटी, पहली एनर्जी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम फिल नहीं कर सकते। तो सर पहली एनर्जी शेल में हमने फिल करे हैं पूरे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एनर्जी शेल की बात करते हैं। 17 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा? 15। चलो डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सर 8 से ज्यादा क्यों नहीं? कैपेसिटी, सेकेंड एनर्जी शेल की भी एक कैपेसिटी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप इसके अंदर फिल नहीं कर सकते। थर्ड एनर्जी शेल की अगर बच्चों में बात करूं कि थर्ड एनर्जी शेल में एट मैक्स आप कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? ओके, तो सर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बताया 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास टोटल है 17। 17 में से 2 पहले में डाल दिए, सेकंड में 8 डाल दिए, तो बचे कितने? 7। चलो डालते हैं। बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्ड एनर्जी शेल में डालते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। सर व्हाट अबाउट द एट्थ इलेक्ट्रॉन? अरे है ही नहीं। तो क्लोरीन क्या स्टेबल कहलाएगा? आंसर है नहीं, क्लोरीन भी अनस्टेबल कहलाएगा। पहले एनर्जी शेल कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड एनर्जी शेल कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड एनर्जी शेल की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हमें दिखती है कमी। तो क्लोरीन भी क्या हुआ? सर क्लोरीन भी हुआ अनस्टेबल। सोडियम का केस याद करो, उसको एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों म्यूचुअली अपनी हेल्प करने वाले हैं। ओके, देखते हैं कैसे। ये रहा केस सोडियम का जिसको इसके एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना है, और ये रहा केस क्लोरीन का जिसके पास ऑलरेडी अपनी थर्ड एनर्जी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो आपको देख रहा होगा ओरिएंटेशन में बाय लेवाइज स्ट्रक्चर। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना है ताकि दोनों स्टेबल हो सके। तो यहाँ पे बनेगा एक केमिकल बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब ये बनता कैसे, पे यो फोकस हो गई है। सोडियम ने दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको? क्लोरीन को। ओके, तो चलो ये एक इलेक्ट्रॉन दे डालते हैं। जस्ट अ मोमेंट, बाय यूजिंग दिस टूल इट विल बी मच इजियर। एक मिनट में कलर ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अरे ओके, ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉन, इसे उठाया, इसे हमने दे दिया क्लोरीन को। तो क्या क्लोरीन के लास्ट एनर्जी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया? जी हाँ, क्लोरीन भी हो गया स्टेबल, सोडियम भी हो गया स्टेबल। बट सर आयनिक बॉन्ड कहाँ बना? बिल्कुल अभी बताता हूँ मैं। बेटा सोडियम की अगर मैं प्रीवियसली बात करता हूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? सर इसका एटॉमिक नंबर था 11। ओके, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? सर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 11। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? सर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 11। अभी एक दे दिया तो 11 माइनस 1 यानी कि 10। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? सर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए 17। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो वो भी थे 17, बट अभी एक और इसे मिल गया है जो इसने भीख मांगी, तो अब हो गए ये 18 पूरे। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक चीज नोटिस करने वाली है। ओके, चार्जेस, पहले इनके चार्जेस इक्वल थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास इक्वल थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी इक्वल थे। बट अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के पास अभी भी 11 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यानी कि चार्ज की कमी आ गई। कौन सी चार्ज की कमी आ गई? सर नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सोडियम के पास एक यूनिट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप कैसे दिखाओगे? इसको दिखाने के लिए सोडियम के ऊपर प्लस लगा दोगे, इसे +1 भी लिख सकते हो कि सोडियम के पास एक यूनिट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन की बात करते हैं, उसके पास पहले 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, 17 ही यूनिट नेगेटिव चार्ज था, बट अब उसके पास क्या है? 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो यहां हम देखते हैं 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि हम देख सकते हैं कि एक यूनिट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है इसके पास। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके ऊपर -1 लिख के। ओके, अब यहां बेटा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट याद करो, लाइक चार्जेस repel each other, opposite charges attract each other। एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आएंगे रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे अट्रैक्शन। ओके, नेगेटिव नेगेटिव पास में आएंगे रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव पास में आएंगे अट्रैक्शन। सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज सर, क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज सर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल या अट्रैक्ट? आंसर है अट्रैक्ट। डेफिनेटली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो केमिकल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस की वजह से बेटा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये रहा हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये भी इसका एक ओरिएंटेशन है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और साथ रहते हैं। ओके, इसी तरीके से हमें NaCl पार्टिकल मिलता है जो एक आयनिक पार्टिकल है, और ये था आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, ओके, इनके केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। इनके केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बेटा जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे हम कहते हैं, एक मिनट, दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस
मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करा जाता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। ओके, अब चलो सोडियम क्लोराइड की ही बात कर लेते हैं, हमारा पहला एग्जांपल, जिसका अभी अभी हमने देखा कि वो एक दूसरे से कंबाइन कैसे करते हैं। कंबाइन करना तो देख लिया, कंबाइन क्यों करते हैं ये भी हमने समझ लिया सर, स्टेबल होने के लिए। बट उसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वी आर सिंपली गोइंग टू यूज क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करने से पहले बेटा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स की केमिकल नेम एक्सक्यूज मी, केमिकल सिंबल और इनकी वैलेंसी, इन तीनों चीजों की जो टेबल है आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी देके रखी है। उसे प्लीज खोलो और याद कर लो, क्योंकि बेटा ये टेबल को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 4, ये चारों चैप्टर में आपकी हेल्प करने वाली है। अगर इस टेबल को आपने नहीं पढ़ा बेटा तो 10th क्लास के एग्जाम तो छोड़ दो आप बेटा, आपको 10th क्लास का टेस्ट भी नहीं निकलेगा। आप एक साल से तो पढ़ ही रहे हो, आपको पता है ये बेसिक है 10th क्लास का। इन तीनों टेबल्स को जल्दी पढ़ो और चलो क्रिस क्रॉस मेथड को देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला जो कंपाउंड जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आखिरकार लिखा कैसे जाता है। ओके, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से बनाने के लिए जो रूल नंबर 1 है बेटा वो है राइटिंग देयर केमिकल फॉर्मूला। इस नेम को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर इस कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। रूल नंबर 1 हमें ये कहता है इनके केमिकल सिंबल्स लिखो। सोडियम का केमिकल सिंबल सर इट इज Na, क्लोरीन का केमिकल सिंबल सर इट इज Cl। ओके, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बेटा हमें ये कहता है कि इनके केमिकल सिंबल के जस्ट नीचे इनकी वैलेंसी लिखो। अगर आपने वो टेबल पढ़ी होगी, आपको इनकी वैलेंसी याद होगी तो आपको पता होगा कि सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। बेटा क्रिस क्रॉस मेथड में ये वैलेंसीज के साथ जो आपके प्लस और माइनस सिंबल है इसकी नीड नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रूल नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। रूल नंबर 3 कहती है क्रिस क्रॉस देयर वैलेंसीज, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरचेंज देयर वैलेंसीज। यानी कि लेट्स से आपने क्रॉक्स पहने और मैंने सैंडल पहना है, तो आप मुझे अपने क्रॉक्स दे दो, मैं आपको अपने सैंडल दे देता हूँ। ओके, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे सोडियम ने अपनी वैलेंसी किसको दे दी है? क्लोरीन को। क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी किसको दे दी है? सोडियम को। तो इस फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, Na, ये 1 इसके नीचे आएगा डाउनस्क्रिप्ट में, फिर क्लोरीन का केमिकल सिंबल सी है और ये जो 1 है ये इसके डाउनस्क्रिप्ट में आने वाला है। ओके, तो ये केमिकल फॉर्मूला बन गया NaCl, जिसे हम Na1Cl1 भी लिख सकते हैं। तो ये था बाय राइटिंग क्रिस क्रॉस आई एम सॉरी राइटिंग केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड फॉर सोडियम क्लोराइड। चलो चीजों को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं बाय सेकंड एग्जांपल। ओके, अब हमारे पास है बेटा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करके कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो बेटा अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि राइट देयर केमिकल सिंबल्स। कैल्शियम का केमिकल सिंबल है Ca और क्लोरीन का है Cl। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 क्या कहता है? राइट देयर वैलेंसीज बिलो देम। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं बेटा तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की बात करूं तो उसकी वैलेंसी होती है 1। रूल नंबर 3 क्या था याद करो। रूल नंबर 3 हमें फिर से ये कहता है सर इंटरचेंज देयर वैलेंसीज। ओके, तो ये 1 गया यहाँ पे और 2 गया वहां पे। इन सिंपल वर्ड्स, कैल्शियम के साथ डाउनस्क्रिप्ट में आप लिखोगे क्लोरीन की वैलेंसी को और क्लोरीन के साथ डाउनस्क्रिप्ट में आप लिखोगे कैल्शियम की वैलेंसी को विच इज 2। तो ये बन गया केमिकल फॉर्मूला Ca1Cl2। इस 1 को इग्नोर किया जा सकता है जस्ट लाइक हमने NaCl के केस में किया था। तो आपका केमिकल फॉर्मूला बन गया CaCl2 which is chemical formula for an ionic compound which is calcium chloride। I hope you got it। चलो तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट जो होता है बेटा वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सोडियम की बात करें तो मोनोएटॉमिक। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है Na, सल्फेट का है SO4।
इनकी वैलेंसीज की अगर मैं बात करूँ, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। जो रूल मैंने आपको बताया वही करना है, जस्ट इंटरचेंज देयर वैलेंसीज। तो ये 2 वैलेंसी गई सोडियम के पास, 1 वैलेंसी गई सल्फेट के पास। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Na, फिर ये आपको 2 इसके चरणों में लिखना है, Na2, फिर आपको लिखना है SO4 और फिर सोडियम की वैलेंसी इसके चरणों में 1। अब सर ये 4 और 1 पास पास में अजीब नहीं लगेंगे, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। Na2SO4 होल 1। अब 1 का सिग्निफिकेंस रखो या ना रखो एक ही बराबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। ओके, कैल्शियम सल्फेट के केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का केमिकल फॉर्मूला सर इट इज Ca, केमिकल सिंबल Ca। सल्फेट की अगर बात करूं तो इट इज SO4। ओके, कैल्शियम की वैलेंसी की अगर बात करूं तो इट इज 2, सल्फेट की वैलेंसी की बात करूं तो इट इज ऑल्सो 2। तो बेटा क्या हम इसे लिखेंगे Ca2SO4 होल 2? आंसर है नहीं। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों की जो वैलेंसी है ये एक ही टेबल में आती है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, वन टाइम। तो ये हो गई इनकी वैलेंसी सिंप्लीफाई। अब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो ये कर दिया हमने वैलेंसी, इसको इंटरचेंज। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम उसके चरणों में, सल्फेट की सिंप्लीफाइड वैलेंसी 1, फिर हम लिखेंगे SO4, ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये 1 उसके साथ मिक्स ना हो, उसके चरणों में उसकी सिंप्लीफाइड वैलेंसी 1। तो ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला CaSO4। इन दोनों 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये था बेटा a trick for writing the chemical formula for ionic compounds। आई होप ये कंसेप्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके एग्जाम में इसके ऊपर लिख के ले लो बेटा, क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे केमिकल नेम देके रखेंगे। बाय यूजिंग दीज टू रूल्स, एक्चुअली दीज 3 रूल्स ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड, आप इनके केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या 3 चीजें आपको याद करनी जरूरी है, केमिकल सिंबल्स की लिस्ट, केमिकल सिंबल्स की लिस्ट के अलावा बेटा आपको इनकी वैलेंसीज भी याद करनी है। ओके, तो ये 2 टेबल याद कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेटा। ओके, हमारा जो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है वो आयनिक कंपाउंड्स के बाद जो उसका केमिकल फॉर्मूला था वो हमने सीख लिया है। ओके, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके लिए जो अगला वीडियो है वो बिल्कुल अवेलेबल होगा, उसे आप प्लीज देख लीजिएगा, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और एग्जाम के लिए सारे वीडियोस को अगर आपने देख लिया बेटा तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट बी विथ मी, आपके केमिस्ट्री के पेपर में टॉप करना है ना, आई एम देयर विथ यू।